हाँ भाई, नाइट्रोजन फैमिली के बाद अब हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इनमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। इनको हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, इनके अकरेंस गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड नंबर आता है सिलिकॉन का, और थर्ड है एल्यूमिनियम। देखो भाई, ऑक्सीजन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इसलिए हम कहेंगे एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपने रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद सल्फर अर्थ क्रस्ट में सल्फेट और सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फेट के एग्जांपल है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इप्सम साल्ट MgSO4.7H2O, और बायराइट यानी बेरियम सल्फेट। और यहाँ पे सल्फाइड के एग्जांपल गिवन है गैलेना यानी लेड सल्फाइड, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड, और कॉपर पायराइट्स यानी CuFeS2। इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिर से आपके मेटलर्जी में रिपीट होंगे। इसके अलावा भाई सल्फर की जो कुछ अमाउंट हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में वोल्केनो से भी रिलीज होती रहती है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे एग्स है, प्रोटीन्स है, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल्स, इनमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। और सिलेनियम और टेलुरियम जो है सल्फाइड और उसमें सेलेनाइड्स और टेलुराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें अगर आप एक पॉइंट याद रखना चाहते हैं, जितना भी अकरेंस का गिवन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोलोनियम वाला। तो पोलोनियम के बारे में इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। पोलोनियम अकर्स इन द नेचर एज ए डिके प्रोडक्ट ऑफ द थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है भाई। ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट अब आप याद करेंगे। नेक्स्ट जो लिवरमोरियम है भाई, ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका सिंबल है Lv और एटॉमिक नंबर है 116। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है जो आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप सीख चुके हैं। फिर भी एक बार इसको हाईलाइट करके आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेबल। देखो टेबल में है ना ऑलमोस्ट सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फर्स्ट तो क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप खुद से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद कोवलेंट रेडियाई क्या होगा भाई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और आयनिक रेडियाई, यहाँ पे आयन क्या बनेंगे, एनायन बनेंगे, जैसे ऑक्साइड आयन है, सल्फाइड आयन है। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इनकी आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। और आयनेशन एनर्जी क्या होता है, बोलो भाई, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। और डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक बचा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई ये भी आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बट ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण इसकी सबसे कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें पी सब सेल में क्या होगा, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होगा और जो एनर्जी है वो कम रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम रिलीज होगी। समझ आया कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वैसे भी आगे हम पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जब कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका कवर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी हो गया। और जो ये एग्जांपल है ये भी हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनकी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट से आयनेशन एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के पास क्या है, NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन है, p सब सेल हाफ फील्ड है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सिलेनियम और टेलुरियम क्या है, मेटलॉइड है, और पोलोनियम क्या है, मेटल है। और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, इन डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी O2, जबकि सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है। देखो भाई ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे क्या बन जाएगा, NH2 NP6, यानी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, तो इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ये मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और रिलीज कितना करेंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकते हैं, +6। अब इसके बाद देखो भाई इनके बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे -1 है, 0 है, या आपका +1 +2 +4, ये ऐसे भी शो करते हैं, तो वो डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट हो सकती है। उसके बारे में देखो भाई आप है ना, जैसे जैसे आपके जो आप कंपाउंड पढ़ते जाएंगे अपने आप समझ आता जाएगा।
अब इसमें सबसे पहले यहां पे लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू, बोलो भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे आपका फिर रिवीजन हो गया। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरी कोवलेंट। भाई कोवलेंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद है एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। देखो भाई, ऑक्सीजन क्या है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज छोटा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अदर मेंबर से ज्यादा होती है, और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो क्या करेंगे? अदर एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे भाई H2O जो है, H2O में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या है? स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जबकि अदर मेंबर्स जो है जैसे H2S, H2SC, H2TE, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि उनका साइज ज्यादा होता है। तो ये इसका एनामलस बिहेवियर का एक एग्जांपल गिवन है। फिर इसके बाद आ जाओ भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो ये किस टाइप के हाइड्रेट बनाएंगे? H2E टाइप, यानी H2S जैसे H2O, H2S, H2SC और H2TE। अब इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई। सबसे पहले देखो, इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। जैसे यानी H2O का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2SE और सबसे ज्यादा होगा H2TE। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ पे इसका रीजन भी लिखा गया है। भाई क्या होगा? डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इजिली H+ आयन डोनेट करेगा, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई, owing to the decrease in enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydride also decrease। यानी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा? डाउन द ग्रुप। ये तो था एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? डाउन द ग्रुप। ये भी डिक्रीज होगी। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई? कर लेंगे तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑर्डर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद टेबल में आ जाओ, जो पहले ही आप पढ़ चुके हो। देखो भाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होता है, बट एक्सेप्शनली H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका क्या होगा? अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड के इंक्रीज होंगे, बट एक्सेप्शनली H2O का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पूरा लिखा करो इंटरमोलिकुलर, ध्यान देना है, इंट्रा नहीं है, क्या है? इंटरमोलिकुलर है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद बॉन्ड, ये He बॉन्ड डिस्टेंस, ये हमने पढ़ लिया। बॉन्ड एंगल क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का रीजन क्या है भाई? क्योंकि डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये पहले ही हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। और फिर बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन। भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले तो हीट रिलीज हो रही है, ठीक, फिर उसके बाद हीट, ये पॉजिटिव यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है। क्योंकि देखो, जो यहाँ पे वाटर के फॉर्मेशन में, वाटर क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड बना है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे जब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तभी तो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए इसमें क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? सबसे ज्यादा है। बट अगर बात की जाए MH बॉन्ड लेंथ की, तो MH बॉन्ड लेंथ क्या होगा? वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। और वैसे भी अगर आप बोले भाई यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा है, तो बढ़िया ओवरलैपिंग होगी इसके 1s और इसके 2p की। जबकि अगर आप डाउन नीचे जाएंगे, H2S है, इसमें हाइड्रोजन सल्फर, 1s और 3p की इतनी बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये बॉन्ड वीक होगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा भाई? जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि इसके हाइड्राइड क्या होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल है, बाकी क्या है? एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसी का ज्यादा है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आप लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी ऑर्डर आपको नहीं रटना, बस ये ध्यान रखना है जो ऑर्डर मैं आपको सिखा रहा हूं उसको सीखो। कोई भी टेबल आपको रटना नहीं है, वैल्यू कोई भी नहीं रटेंगे। तो यहां पे एक्सेप्शन क्या आ रहा था वो मैंने आपको हाईलाइट करके रखा है।
कि H2O क्या होगा भाई, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बट H2O का एक्सेप्शनली ज्यादा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये रीजन आप लिख लिया करो, या वो ऑर्डर लिखना चाहो तो ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। देखो भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो है डाई ऑक्साइड और एक है ट्राई ऑक्साइड। अब यहां पे इस पॉइंट पे क्या ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो यहां पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो ओनली इसी को आपको याद करना है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, मैं समझा देता हूं भाई। जो आपके डाई ऑक्साइड्स है, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी SO2 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम SiO2 का और सबसे कम TiO2 का। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो भाई सल्फर SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 से जब ये +6 में जाएगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है। जब यहां पे हम बात करें TiO2 की, तो TiO2 में टेलरियम +4 में है, तो ये +6 में जाएगा और +6 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। बट ये +6 में नहीं जाता, क्योंकि हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसलिए यहां पे +4 में ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, +6 से, तो ये इजिली यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाइऑक्साइड का डिक्रीज होगा। समझ आया कि नहीं यार? तो ये साफ साफ लिखा है भाई, तो ये आप ऑर्डर चाहे तो लिख सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है, और इसमें ये बताया गया है जो SO2 है ना, ये तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक, बट TiO2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, बल्कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल TiO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लेंगे भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन्स। हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें अगर हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, फ्लोराइड्स की, उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड और उससे कम आयोडाइड की। तो ये आपको याद रखना है। और जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं उनमें है ना, हेक्सा फ्लोराइड आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर हम बात करें भाई, मैं सल्फर का एग्जांपल लेता हूं, SF6 है, SF6 एग्जिस्ट करता है बट SL6 एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो भाई जो आपका सराउंडिंग एटम है क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, यहां पे क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। जबकि SF6 में क्या है, फ्लोरीन छोटा एटम है, तो ये आराम से यहां पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन तो होगा नहीं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो क्या होंगे, फ्लोराइड्स होंगे। समझ आया कि नहीं? फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, टेट्राफ्लोराइड्स है, टेट्राफ्लोराइड में SF4 क्या गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और सीसो शेप होता है, क्योंकि एक लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट होगा, ये आपका बोलो भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ये आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, द वेल नोन मोनोहैलाइड्स आर डाइमेरिक इन नेचर। जो आपके मोनोहैलाइड्स होते हैं वो नेचर में डाइमेरिक होते हैं, यानी जैसे अगर बात करें भाई आपका SF है, ठीक, ये मोनोहैलाइड है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S2F2। बाकी जैसे H2Cl2, H2Br2, SeCl2, SeBr2 एज ए एग्जिस्ट करते हैं। और जब इनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कैसी रिएक्शन देंगे, बोलो भाई, ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे SeCl2 को यहाँ पे डिकम्पोज किया गया तो क्या बना, ये यहाँ पे किस में था, +1 में था, तो किस में गया, +4 में और 0 में, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक। तो ये एक बार पढ़ लेना। अब अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना जो पीछे मैंने आपको नहीं बोला। देखो इसने ये लिखा कि हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, भाई इसके बारे में, SF4 के बारे में, इन विच वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस ज्योमेट्री इज आल्सो रिगार्डेड एज सीसो ज्योमेट्री। भाई ज्योमेट्री है ना, एक्चुअली में इसको ये बोलना चाहिए, ज्योमेट्री तो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को हम ज्योमेट्री कहते हैं।
बट जो आप शेप डिफाइन करते हैं ना, जो आप सीसो शेप बोल रहे थे, तो वो ओनली जो सराउंडिंग एटम कहां कहां प्रेजेंट है उससे रिप्रेजेंट होगा। तो इसको ना ये ज्योमेट्री कई बार लिख देता है, एनसीईआरटी एग्जाम में भी लिख देता है। देखो अगर आपसे ओनली शेप पूछा गया तो शेप जो मैं आपको बता रहा हूं वो बताना है, यानी शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, बट ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होंगे, ध्यान रखना। ठीक, अब नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ। नेक्स्ट है भाई एग्जांपल, H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। क्यों भाई? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होगा, EH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इजिली H+ डोनेट करेगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट है लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर। वो आपको पता है सल्फेट्स थे, सल्फाइड थे, और वोल्केनो से H2S की फॉर्म में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सल्फर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। क्या होगा भाई? डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। Why is H2O a liquid and H2S is gas? Because H2O में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिससे H2O किस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में, जबकि H2S गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद आ जाओ भाई डाइऑक्सीजन। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एक तो सिंपल है, KClO3 को हीट कर दो MnO2 की प्रेजेंस में, MnO2 यहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा, तो KCl और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। दूसरा और क्या मेथड है भाई, जो हमारे जैसे कुछ मेटल्स है, जैसे Ag है, Hg है, लेड है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब आप इनको सिंपल हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, आपको मेटल ऑब्टेन होगी और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। ये इसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बीच में आपकी जो मेटल्स आती है ना, जैसे Ag हो गया या Hg है, Pb है, इनके ऑक्साइड थर्मल डिकम्पोजिशन से O2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट भाई यहाँ पे ये बताया गया है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को आप डिकम्पोज करते हैं, तो उससे हमें वाटर ऑब्टेन होगा और O2 गैस। नेक्स्ट एक मेथड बताया गया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिससे क्या होगा भाई, कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें कोई रटने वाला पॉइंट खास है नहीं, बस एक बार पढ़ दो, दैट इज मोर देन एनफ। ये रिएक्शन अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ो भाई, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ऑक्सीजन के जो एटम है वो 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, कौन सा, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। फिर इसके बाद डाइऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, जैसे Au है, Pt है, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, फिर इसके बाद भाई डाइऑक्सीजन क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल या अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बनाएगा, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। फिर इसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है भाई, यहाँ पे अगर आप SO2 को O2 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो V2O5 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, SO3 में। और HCl को CuCl2 की प्रेजेंस में, ये CuCl2 यहाँ पे कैटालिस्ट है, तो HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Cl2 में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा H2O में। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो इसके यूजेस क्या पढ़ना भाई, पढ़ लेना एक बार। क्या है, रेस्पिरेशन में यूज है, कंबसन में यूज होता है, ऑक्सी एसिटाइल वेल्डिंग में यूज है, और कुछ मेटल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। ठीक, आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपके हॉस्पिटल में काम आते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का यूज है। ठीक, तो ये गिवन है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम और आयरन। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लेटिनम। तो ये नोबल मेटल्स है जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करती। फिर इसके बाद लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता है भाई ये कंबसन रिएक्शन है, C2H4 की क्या बनेगा, 2CO2 प्लस क्या बनेगा, 2H2O। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे, इधर कार्बन 2 हो गए, ठीक, हाइड्रोजन भी कितने हैं, ये 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बन जाएगा, 2Al2O3 बन जाएगा। ठीक है भाई, वेरी सिंपल। फिर इसके बाद सिंपल ऑक्साइड्स, देखो भाई सिंपल ऑक्साइड्स जैसे आपके भाई मेटल के ऑक्साइड भी बनते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी बनते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऐसी भी है जैसे बेरिलियम है या जिंक है, एल्यूमिनियम है, आपका क्रोमियम है, वेनेडियम है, इनके लेड है, टीन है, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बट नॉर्मली जो मेटल के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है जैसे सल्फर, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक, क्योंकि जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे SO2 की जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO3। ठीक, ये एसिड है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाई क्या बताया गया है, जैसे कुछ मेटल्स है भाई जिनके ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया Mn2O7, भाई Mn2O7 में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7 में, यहाँ पे क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब आप इनको वाटर के साथ ऐड करेंगे ना, ये Mn2O7 ये क्या बनाएगा, 2 HMnO4 पर मैग्निक एसिड के मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इसने क्या दे दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाया, तो ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक है। सिमिलरली CrO3 ये क्या बनाएगा, H2CrO4, तो ये भी क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। तो ये यहाँ पे Mn का और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। जबकि यहाँ पे अगर आप बात करें Cr2O3, भाई ये +3 में है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक, ये एम्फोटेरिक है। और CrO क्या है, ये आपका बेसिक ऑक्साइड होता है। वैसे इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से आपके डी एंड एफ ब्लॉक में रिपीट होंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये V2O5 लिखा ना जो इसने एसिडिक ऑक्साइड में, ये रॉन्ग लिखा है, क्योंकि V2O5 एसिडिक ऑक्साइड का काम कर सकता है, बट नेचर इसका क्या होता है, बोलो भाई, नेचर इसका एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक जो होगा वो एसिड का बिहेव भी करेगा और बेस का बिहेव भी करता है, ठीक। फिर इसके बाद आगे आ जाओ भाई, ये बेसिक ऑक्साइड, ये मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, आपकी एस ब्लॉक की जो मेटल्स है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पे ये बता रखा है Al2O3 जो है एम्फोटेरिक है, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। ये एस ब्लॉक में भी आप पढ़ चुके हैं। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे CO है, NO है, N2O है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। CO, NO, N2O और H2O ये क्या है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है भाई ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, बिकॉज ये नासेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। अब एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसे फॉर्म होती है, देखो भाई, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये सी लेवल है, सी लेवल से अराउंड 15 to 18 किलोमीटर हाइट तक अर्थ आपके एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर इसके बाद अप टू 50 किलोमीटर हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, ये एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है। तो हमारे अर्थ सरफेस से अराउंड 20 किलोमीटर हाइट तक, यानी यहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये ऑलरेडी आप बचपन में पढ़ चुके हैं, यहां पे भी यही लिखा हुआ है, समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई, जब ऑक्सीजन गैस की स्ट्रीम को हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास करते हैं, तो ओजोन का फॉर्मेशन होगा, जिसको ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। और इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, प्रॉपर्टीज भाई, यहाँ पे प्योर ओजोन क्या है, ये एक पेल ब्लू गैस है और इस लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू होती है, जबकि सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक कलर देती है। और अगर बात की जाए इसकी नेचर कैसी है, देखो भाई, अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये हार्मलेस है, बट अगर इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो हमें हेडेक होने लगता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। फिर इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, देखो भाई, यहां पे लिखा है ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन सिंस इट्स डिकम्पोजन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट and increase in entropy. These two effects reinforce each other, resulting in the large negative gives energy change for its conversion into oxygen. ये आपको समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो भाई, एक बार आप एक काम करो, ये जो रिएक्शन लिखा है इसको रिवर्स करो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे 2O3 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू 3O2 गैसियस, और यहाँ पे हीट क्या है, पॉजिटिव, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव, यानी ये प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब इसके बाद देखो भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने गैसेस मोल हैं, 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई। अब देखो थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, और इसके आगे नेगेटिव लगा तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी ये बता रही कि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ओजोन क्या होगी, ऑक्सीजन से कम स्टेबल होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, यही एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसके बाद देखो भाई, अगर ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है तो ओजोन क्या होगी भाई, O2 में
और नासेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाती है, और ये जो नासेंट ऑक्सीजन है इसी के कारण ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी दी गई है दो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। जैसे देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, ओजोन भाई यहाँ पे लेड सल्फाइड में सल्फर को -2 से किस में ऑक्सीडाइज कर रही है, देखो भाई +6 में, और यहाँ पे इस रिएक्शन में आयोडीन में I- को -1 से किस में ऑक्सीडाइज कर रही है, 0 में। ये समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ो भाई, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको तभी समझ में आएगा। एक बार पढ़ते हैं। व्हेन ओजोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन buffered with a borate buffer, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating O3 gas. समझ आया? नहीं आया? देखो यहां पे जो ये रिएक्शन दी गई है, एक्चुअल में ये आयोडाइड आयन क्या है, अरे ये आपका पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, ठीक। यानी यहां पे क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये आपका सॉल्यूशन लिया गया, ये वाटर है, और ये ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2KOH एक्वस, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, तो पीएच कितनी रहेगी, 7 से ग्रेटर रहेगी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे I-1 में है, तो ओजोन क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको 0 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, अब देखो हमें पता करना है, हमें ये मेजर करना है कि ओजोन कितनी प्रेजेंट है, ठीक। अब आपने क्या देखा भाई, जब यहाँ पे एक्सेस में आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया तो ओजोन का 1 मोल इसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, 1 मोल I2 में, ठीक। ओजोन का 1 मोल क्या कर रहा है, आयोडाइड आयन को 1 मोल I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ये क्या होता है, Na2H2O3। समझ आया? फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा। देखो H2SO4 पढ़ा आपने, ये होता है H2SO4, ठीक। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका सोडियम सॉल्ट होता है ये आपका, बोलो भाई, सोडियम सल्फेट। और यहां पे एक ऑक्सीजन हटा के अगर आप लगा देंगे सल्फर तो ये बन जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक। तो ये क्या हो गया, Na2SO3। समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसमें अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करेंगे तो ये कितनी आएगी, 2.0। तो जब आप इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, मैं इसको अलग से लिख देता हूं। देखो भाई यहां पे I2 के साथ ये रिएक्शन करेगा, Na2H2O3, तो किस में कन्वर्ट होगा, बोलो भाई, ये कन्वर्ट होगा Na2S4O6 प्लस सोडियम आयोडाइड में। और ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, ये रिएक्शन बैलेंस होगी ऐसे। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसमें देखो I2 क्या हो रहा है, यहां पे इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। तो अब देखो I2 यहां पे 0 में है, खुद जाएगा -1 में, और सल्फर को 2 से ऑक्सीडाइज कर देगा 2.5 में। ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो भाई यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, समझो इसको। तो जो सोडियम सल्फेट के साथ आपने ट्रीट किया उसने क्या कर दिया, यहां पे वापस आयोडीन को सोडियम आयोडाइड आयन में रिड्यूस कर दिया और खुद हो गया ऑक्सीडाइज। तो हमें यह देखना है भाई यहां पे कितनी अमाउंट को, यहां पे क्या कर रहा है, आयोडीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो कितनी अमाउंट आपकी सोडियम थायोसल्फेट की ऑक्सीडाइज हो गई। मान लीजिए आपने बोल दिया कि 2 मोल ऑक्सीडाइज हुई है, ठीक, 2 मोल ऑक्सीडाइज हुई है, यानी किसने की होगी भाई, 1 मोल आयोडीन ने की होगी। और 1 मोल आयोडीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था हमारे रिएक्शन में, 1 मोल ओजोन ने उसका ऑक्सीडेशन किया था, किसका, आयोडाइड आयन का, एक्वस सॉल्यूशन में जो एक्सेस में आयोडाइड आयन थे। समझे कि नहीं समझे? यानी यहां पे हम ये बोल सकते हैं अगर 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हमने जो ऑक्सीजन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना था उसकी अमाउंट मेजर करनी थी, तो कितना प्रेजेंट था, 1 मोल प्रेजेंट था। ये समझ में आ गया नहीं आ? तो ये है क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ O3 गैस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में रिएक्शन आ सकती है, इसलिए मैंने आपको लिख के बता दिया। समझ आया कि नहीं आ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो देख लो, इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। फिर रिपीट करो, देखो भाई कुछ नहीं है, एक्सेस ऑफ आयोडाइड आयन लिया, यानी पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में लिया, ओजोन के साथ उसको ट्रीट करा। अब आपको ये बताना कि कितनी ओजोन प्रेजेंट है, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, I2 में। तो जो भी आपका सॉल्यूशन बन रहा है इसको हमने क्या किया, एक फिक्स अमाउंट, हमने ये कैलकुलेटेड अमाउंट है,
कैलकुलेटेड अमाउंट लिखा ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ ट्रीट कराया तो हमने देखा अगर भाई यहां पे आपके 2 मोल खर्च हुए हैं, किसके, Na2SO3 के, इसका मतलब वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल I2 के साथ। 1 मोल I2 का कैसे फॉर्मेशन हुआ, 1 मोल ओजोन से। समझ आया कि नहीं यार? तो इसके जितने मोल आपके प्रोड्यूस होंगे, जितने मोल इसके कंज्यूम होंगे सोडियम थायोसल्फेट के, तो हम बोल देंगे उसका हाफ मोल आपका ओजोन का प्रेजेंट था। ठीक, तो ऐसे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स particularly nitrogen monoxide yani NO combine very rapidly with ozone and there is thus the possibility that nitrogen oxides emitted from the exhaust system of supersonic jet airplanes might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in upper atmosphere। यानी ये बोल रहा है वही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, मेनली जो NO ऑक्साइड है, वो क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करके NO2 और O2 बना लेगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में देखो भाई, अपर एटमॉस्फेयर में क्या है, सुपरसोनिक जेट प्लेन चलते हैं। अब अपर एटमॉस्फेयर में क्यों चलते हैं, बिकॉज भाई उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लोअर एटमॉस्फेयर जो है, जो ट्रोपोस्फेयर है, उसमें जो गैसेज है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन के कारण आग लग सकती है, इसलिए उनको हम अपर एटमॉस्फेयर में चलाते हैं। बट वो जब अपर एटमॉस्फेयर में उड़ेंगे तो क्या होगा, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, तो इनमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा, ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करके उसका डिप्लेशन कर देता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा भाई, जो फ्रियोन्स है इसके कारण भी ओजोन का डिप्लेशन होता है। इसके बारे में डिटेल में हम जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे पढ़ेंगे। इसको अभी बेसिक लीव कर दो। नेक्स्ट इसके बाद देखो, यहां पे ओजोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। भाई ओजोन में क्या होगा, यहां पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये जो बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के, तो ये दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और ये जो बॉन्ड एंगल आता है, ये कितना आता है भाई, ये आपका आ रहा है 117 डिग्री। देखो अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था 120, बट कितना आया 117। रीजन क्या है, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, जो कि ऑलरेडी आप कहां पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखो भाई, यूजेस क्या है, इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, एज ए जर्मिसाइड यूज करते हैं, और वाटर के स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं, और इसके अलावा ब्लीचिंग में भी इसका यूज होता है। और यह बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो किसमें काम आता है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये कहां पे पढ़ेंगे, ये आपका आगे आएगा डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई डज O3 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये नासेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। हाउ इज O3 एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, एस्टिमेशन ऑफ O3। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। देखो भाई, वैसे तो सल्फर की बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, बट अल्फा और बीटा इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म्स है। अल्फा सल्फर यानी रोम्बिक सल्फर, और बीटा यानी मोनोक्लिनिक सल्फर। और अल्फा और बीटा देखो भाई किस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल्स, इसलिए आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो भाई, जो आपका रोम्बिक सल्फर है यानी अल्फा सल्फर, इसका कलर होता है येलो, और ये वाटर में इनसोल्यूबल है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल और ईथर और CH2 में ये सोल्यूबल होता है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि देखो भाई S8 क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और आपको पता लाइक डिजोल्व लाइक, इसलिए वाटर यानी पोलर में ये क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होते हैं उनमें ये डिजोल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर, ये क्या है CH2 में सोल्यूबल है। और फिर इसके बाद यहां पे लिखा है भाई 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि टेम्परेचर अगर 369 से कम हो जाए तो बीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पे एग्जैक्ट 369 केल्विन पे ये अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उस पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे S8 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ये आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, ये है क्राउन शेप। और इसको क्राउन शेप क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो भाई, राजा जो मुकुट पहनते हैं वैसा ही शेप नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्राउन शेप। ये है आपका S8 मॉलिक्यूल का शेप, और ये है आपका S6 मॉलिक्यूल। तो S6 मॉलिक्यूल कैसा नजर आ रहा है, चेयर के जैसा नजर आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं चेयर फॉर्म। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं।
अच्छा इसमें एक और देखो भाई, दोनों में चाहे चेयर फॉर्म है चाहे क्राउन शेप है, दोनों में क्या है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। यानी आप क्या कहेंगे, इन दोनों में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा सल्फर का। समझ आया कि नहीं आया? तो इतना पढ़ लिया। अब आ जाओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे पढ़ो भाई, एट एलिवेटेड टेम्परेचर अराउंड 1000 केल्विन S2 is dominant species and is paramagnetic like O2। यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें हाई टेम्परेचर पे, भाई S8 S6 के अलावा S2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा और ये डोमिनेंट होगा और ये नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है भाई, इसके जो एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लाइक O2, जैसा कि आपने ऑक्सीजन के केस में MOT में पढ़ा था, इसलिए कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में गिवन है, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है, आपको अच्छे से याद करना है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो साइड में ताकि आपको याद रहे, ठीक। और S2 यहां पे ना वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके ब्रैकेट में G लिख लेना, S2 यानी गैसियस, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब पढ़ो, इन वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल which have 2 unpaired electron in anti-bonding pi molecular orbitals like O2 and hence exhibit paramagnetism। तो यहां पे जो लिखा है ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे बिकॉज ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रिपरेशन कैसे करेंगे भाई, सिंपल, एक तो आप सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर देंगे तो SO2 का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद भाई जो आपका सल्फाइट है उसको अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर प्लस SO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये वाली रिएक्शन याद कर सकते हैं, जिसमें क्या है, FeS2 को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है भाई, समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। तो सल्फर क्या, SO2 क्या है, ये कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग है नेचर में, इसका स्मेल कैसा होता है, तीखी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेलिंग है और हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब देखो नेक्स्ट, जब वाटर में आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2SO3 यानी SO2 क्या है, एसिडिक होता है नेचर में, और एसिडिक नेचर होने के कारण ये एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब देखो भाई, जैसे ये एल्कली के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस वाटर। फिर इसमें अगर आप और एक्सेस में SO2 पास कर दें तो क्या बन जाएगा, NaHSO3। अब ये रिएक्शन देखो किसके जैसी है, पहले आपने पढ़ा है जब आप NaOH को CO2 के साथ ट्रीट करेंगे, ये बेस ये एसिड है नेचर में, तो यहां पे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर, ये आपने पढ़ा है। फिर जब आप इसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 और वाटर तो प्रेजेंट है और CO2 आपने पास कर दिया तो क्या बन जाएगा, NaHSO3 सॉरी NaHCO3। तो जैसा आपका CO2 के केस में हो रहा है वैसा ही SO2 के केस में है कि नहीं है, समझ आ गया। तो ये देख लो, तो अब इसमें देखो यहां पे लिखा, इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज द बिहेवियर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, बस डिफरेंस ये है जहां पे सल्फर है वहां पे मैंने कार्बन कर दिया, तो सेम रिएक्शन होती है, ठीक। नेक्स्ट देखो इसके बाद, sulfur dioxide react with chlorine in presence of charcoal which act as a catalyst to give sulfuryl chloride SO2Cl2। it oxidizes sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium oxide catalyst। तो देखो भाई, SO2 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल कैटालिस्ट तो क्या बनेगा, SO2Cl2 बनेगा, और जब SO2 को आप ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 जो कि आप कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भी पढ़ेंगे आगे, तो क्या फॉर्म होगा, SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई, व्हेन मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड which behave as a reducing agent, for example it converts iron 3 into iron plus 2 and dechlorize acidified potassium permanganate solution, the latter reaction is a convenient test for the gas। तो देखो भाई, जब आप Fe3 प्लस सोल्यूशन के थ्रू SO2 गैस पास करेंगे तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और Fe3 प्लस को Fe+2 में रिड्यूस कर देगा, ठीक, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4 से +6 में।
और जब यहाँ पे आप क्या है जो परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन है उसके थ्रू जब आप SO2 पास करते हैं तो क्या होगा भाई, इसको ये क्या कर देगा, डीक्लोराइज कर देगा। तो ये रिएक्शन आपके लिए किसके लिए यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ SO2। समझ आया कि नहीं यार, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है SO2 का स्ट्रक्चर। तो SO2 इन दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका SO2 का ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है भाई, इसमें सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसके दो कैनोनिकल फॉर्म्स है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए SO बॉन्ड लेंथ क्या होगी, दोनों सेम होंगी या डिफरेंट होगी, तो आप कहेंगे सेम होंगी क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है। फिर इसके बाद देखो भाई, इसके यूजेज है भाई, ये पेट्रोलियम को और पेट्रोलियम और शुगर की रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं और ये इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। ठीक, तो बस यूजेस एक बार पढ़ दिया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यूज इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7.20, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 सोल्ट। तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसमें, आयरन +2 में। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल, आर द 2 SO बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल। अभी मैंने आपको बताया रेजोनेंस के कारण क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। देखो भाई, अगर SO2 प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं? उसका पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर से क्या हो जाएगा, वो डीकलराइज हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो 4 स्ट्रक्चर गिवन है ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। बाकी भी जो आपको फॉर्मूलाज गिवन है सारे स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे आपको एक तो ये स्ट्रक्चर गिवन है सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO3 और ये आपका इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से जुड़े हैं, यानी दोनों H+ ये रिप्लेसेबल है, इसलिए आप क्या कहेंगे, ये क्या है, डाई बेसिक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो सबको पता है भाई, इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सल्फर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसके पास भी 2 H+ रिप्लेसेबल है, इसलिए ये भी क्या है, आपका डाई बेसिक एसिड है। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे ये स्ट्रक्चर दिया गया है आपको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसको पर देखो, डाई सल्फ्यूरिक एसिड तो ठीक है, आपको दिख रहा है 2 सल्फ्यूरिक एसिड जुड़े हुए हैं, पर इसको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला जाता है? इसमें देखो भाई, यहां पे इन दोनों ऑक्सीजन में क्या है, ये आपका पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें भी कितने H+ रिप्लेसेबल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी क्या है, डाई बेसिक एसिड है। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें कैसा बॉन्ड पाया जाता है, SOOS बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई, ये कैसे बना, जब हम यहां पे ये देखो, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के, ये सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं। देखो यहां पे मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ये 2 मॉलिक्यूल लिए सल्फ्यूरिक एसिड के, तो जब हम इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से वाटर रिलीज होगा और वाटर रिलीज होने के बाद यहां पे क्या आएगा, SOS बॉन्ड आएगा और ये है आपका H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मींस हीट करना। भाई जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया तो वहां से वाटर इवेपोरेट हो गया और क्या बन गया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसको ओलियम भी कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भी डाई बेसिक एसिड है क्योंकि ये 2 H+ रिप्लेस कर सकता है। ठीक, अब यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पे SOS बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कर लेंगे या नहीं कर देंगे? तो अब देखो, आपने कौन सा पढ़ लिया, H2SO3 पढ़ लिया, यहां से आपका H2SO4 हो गया, H2S2O7 हो गया, H2S2O8 हो गया। इसके अलावा देखो यहां पे अगर आप इस SOS बॉन्ड को रिमूव कर दें, यहां से ऑक्सीजन को हटा दें तो डायरेक्ट SS बॉन्ड बना दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा H2S2O6 और इसको हम कहते हैं डाई थायोनिक एसिड। क्या कहते हैं, डाई थायोनिक एसिड। ये भी कैसा है, डाई बेसिक एसिड है, बट इसमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, SS बॉन्ड प्रेजेंट है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन से में SOS बॉन्ड है, कौन से में SS बॉन्ड है, तो आप बता देंगे। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे भी देता है, जैसे ये दे दिया भाई, आपको इसका स्ट्रक्चर दे देगा S2O7 2-, इसको लिख के दे देगा S2O6 -2। तो बताओ भाई कौन से में SS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप इसमें बोल देंगे इस वाले आयन में। समझ आया कि नहीं? बस किया क्या है, H+ को हटा दिया। ठीक, अब देखो इसके बाद ये हो गया H2S2
O6 कौन से वाला हो गया, यहां से हो गया आपका एक। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट और जो फॉर्मूले बचे हुए हैं, अब इस पे आ जाते हैं H2SO5। H2SO5 क्या है, ये भाई आपका कैरोज एसिड भी इसको कहते हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में यहां पे पेरोक्सी लिंकेज अगर प्रेजेंट हो तो ये बन जाएगा आपका कैरोज एसिड। ठीक, तो इसको कहते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें पेरोक्सी लिंकेज है। और इसका दूसरा नेम क्या है, कैरोज एसिड, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है क्या? फिर इसके बाद देखो ये हो गए, अब कौन सा बचा है, ये वाला बचा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो भाई ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में आप एक काम करो भाई, एक ऑक्सीजन को हटाओ और वहां पे क्या कर दो, उस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपका एक सल्फर आएगा ऑक्सीजन की जगह तो आप उसको बोल देंगे थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या बन गया, H2H2O3, H2H2O3। और ये भी कैसा है, डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि ये इसके पास भी 2 H प्लस रिप्लेसिएबल है। फिर नेक्स्ट आएगा H2H2O4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये होता है भाई इसका HO, ये सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, दूसरा ये SS बॉन्ड होता है इसमें, और ये OH। दिस इज डाईथायोनस एसिड। क्या बोलते हैं, डाईथायोनस एसिड। और स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है H2H2O4। ठीक, कैसा एसिड है भाई, ये भी आपका डाई बेसिक एसिड है, 2 H प्लस इसके पास रिप्लेसिएबल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो H2H2O5, ये होता है आपका पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये है H2H2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी क्या है, लिख लेना यहां पे पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक, आप अपनी कॉपी में अलग अलग लिख लेना साफ साफ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने सारे आपको लिख के बता दिया। तो ये भी क्या है आपका, इसके पास भी 2 H प्लस रिप्लेसिबल है, सो इट इज डाई बेसिक एसिड। ठीक, तो ये आपके एसिड थे, एक बार आप कॉपी पे नोट कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था भाई आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आपको ये 4 स्ट्रक्चर तो याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको और बताए थे वो भी आप एक बार पढ़ के जाएं, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली सोल्व कर पाए। अब नेक्स्ट देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। तो सबसे पहला क्या है भाई, इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करेंगे। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, फर्स्ट देखो भाई, जब हम सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, SO2 का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड स्टेप में जो SO2 फॉर्म हुआ है इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें भाई, SO3 में। ठीक, अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, इस प्रोसेस में V2O5 क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को हम एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो SO3 फॉर्म हुआ है इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या फॉर्म होगा, H2H2O7, यानी ओलियम का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर ओलियम को हम क्या करेंगे, बोलो भाई, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। इसको भाई वाटर जैसे ही ऐड करेंगे क्या फॉर्म होगा, 2 मोल H2SO4 के फॉर्म होंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आपकी पूरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे इस प्रोसेस को लिखा गया, जो सेकंड स्टेप है यहां पे अलग से लिख रखा है। देखो ये क्या है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां पे लिखा द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू ए डिक्रीज इन वॉल्यूम, देयरफॉर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड। कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल से। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ये क्या है, ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम पे होती है, यानी रिवर्सिबल है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल के लिए बढ़िया कंडीशन कौन सी है, आप बताओ भाई, लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। और प्रेशर की अगर बात की जाए, प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा, एज वी इंक्रीज प्रेशर गैसियस इक्विलिब्रियम विल मूव इन ए डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स आर लेस। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पे आपके रिएक्टेंट में 3 गैसेस मोल है, प्रोडक्ट में 2 है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी मैक्सिमम यील्ड आपको ऑब्टेन होगा। तो हम कहेंगे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया?
इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये देखो आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। हो जाएगा भाई। अब देखो आप कहेंगे सर यहां पे लिखा है एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू ए डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये क्यों लिखा है? अरे एक बात बताओ भाई, आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से भाई पी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है भाई। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। या तो आप प्रेशर इंक्रीज कर दो या वॉल्यूम कम कर दो, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखो यहां पे भाई इसका डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन किया गया है, तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई इसकी प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में भी भाई क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी देता है। इसका रीजन क्या है? एक तो इसकी लो वोलेटिलिटी है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, थर्ड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, और फोर्थ है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है भाई। फर्स्ट यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन किया गया है। भाई ये डाइबेसिक एसिड है, ये 2 H+ रिलीज कर सकता है। जब ये 1 H+ रिलीज करेगा तो इसका Ka1 क्या है भाई? Ka1 की जो वैल्यू आएगी वो 10 से ग्रेटर होगी, जो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। बट जब सेकंड H+ रिलीज करेगा तो इसके Ka2 की वैल्यू कम होगी, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए Ka1 ज्यादा होगा या Ka2, तो आप कहेंगे Ka1 Ka2 से ज्यादा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, सल्फ्यूरिक एसिड जब यहां पे ये आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा? बोलो भाई किसके साथ? मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? HX एसिड बनाएगा और मेटल सल्फेट्स बनाएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद भाई यहां पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। जैसे देखो जब आप यहां पे जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लिया आपने, यहां पे शुगर ले लिया, शुगर को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा? वहां से सारा वाटर रिमूव कर देगा और ओनली क्या बचेगा? आपका ब्लैक कार्बन बचेगा। इसको हम कहते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर। ठीक, समझ आ गया? तो ये आपकी डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन ये क्या कैसे काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन भी यहां पे दी गई है। देखो भाई कॉपर सल्फर और कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? कॉपर को कॉपर +2 में कन्वर्ट करेगा, सल्फर को +4 में, कार्बन को और +4 में। समझ आया कि नहीं यार? और खुद किसमें जाएगा? SO2+ वाटर में। समझ आ गया भाई? तो इसकी रिएक्शंस थी। नेक्स्ट है भाई यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, और इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपको किसी कंट्री की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का पता करना हो तो ये पता करो कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और कंजप्शन कितना है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसका यूज हम हजारों केमिकल बनाने में यूज करते हैं। जैसे कुछ यहाँ पे भी गिवन है, जैसे फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर एग्जांपल है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, या पेंट इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है। स्टोरेज बैटरी में, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है उसमें H2SO4 का यूज होगा, तो ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट एंड एज ए लैबोरेटरी रीजेंट। तो ये इसके कुछ यूजेज है, एक बार पढ़ लिया बस, इतना काफी है, कोई खास इंपोर्टेंस नहीं है। फिर इसके बाद आ जाओ एग्जांपल पे। व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम क्लोराइड? क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट और HF। फिर इसके बाद नेक्स्ट है SO3 पास थ्रू वाटर, तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा? H2SO4 का। फिर नेक्स्ट देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में 7.23 मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अभी आपने पढ़ा यूजेस में। 7.24 में राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो एक बार फिर रिवाइज करो भाई, कौन सी कंडीशंस थी वो? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और यहां पे हाई प्रेशर की जगह आप और क्या लिख सकते हो कि वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, या तो प्रेशर इंक्रीज कर दो, या वॉल्यूम डिक्रीज कर दो। ठीक है भाई। फिर इसके बाद है y इज Ka2 इज ग्रेटर देन Ka1 फॉर H2SO4 इन वाटर। तो ये एनसीईआरटी में रॉन्ग लिखा है, यहां पे आएगा, बोलो भाई क्या आएगा? Ka1 ग्रेटर देन Ka2। ठीक, ये पहले ही हम अब थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई।